Yes, everyone, I'm going to record this session as well. Let's just start formally. बेसिक चीज़ें हैं, एक आइडिया था किसी के पास, फॉर एग्जांपल कोई मेरा फ्रेंड होता है, उसके पास कोई आइडिया है, आइडिया के बाद वो बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उनका ये होता है कि यार मेरा आइडिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट मेरा स्टार्टअप क्यों फेल हो गया। ये एक क्वेश्चन होता है जो हम सबके दिमाग में आता है कहीं ना कहीं, या कोई दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि आइडिया जो था वो मेरा भी सिमिलर था, किसी और का भी सिमिलर था, बट उसका सक्सेसफुल हो गया और मेरा सक्सेसफुल कैसे नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उसने की और मैंने नहीं की। सो दिस इज बेसिकली हेलो। आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर है मिस्टर वासिल अवेस। यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली दो सवाल आते हैं हमारे दिमाग में। फर्स्ट ये कि हमारा बिजनेस जो है वो फेल क्यों हुआ, या किसी दूसरे का बिजनेस था वो फर्निश कर गया, हमारा क्यों नहीं किया गया। सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर द रीजंस। ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप लोगों में से कोई भी अगर जो है वो इन डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ना चाहे तो वो उसको फॉलो अप कर सकता है। देयर आर 20 रीजंस जो कि स्टार्टअप के फेल होने का रीज़न बनते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसी सर्विस इंट्रोड्यूस कर दी है या फिर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में ले आए हो जिसकी नीड ही नहीं थी। तो हम नीड जनरेट करने के लिए सर्वे जो है वो एक प्रॉपर सर्वे फॉर्म होता है जो कि रोटेट करते हैं पब्लिक में, इन ऑर्डर टू कैटर कि उनकी डिमांड क्या है, या जानने के लिए कि उनकी डिमांड क्या है। या फिर ऐसा होता है कि हम बिजनेस स्टार्ट तो कर देते हैं बट इन बिटवीन जो है हमारे पास कैश खत्म हो जाता है। हो सकता है कि हमारे पास इतना पैसे नहीं हो कि हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकें, या फिर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास अपनी टीम को पे करने के लिए इनफ अमाउंट नहीं होता, या फिर ऐसा होता है कि हमारे पास राइट टीम नहीं होती, और इन अदर केस हो सकता है कि हमें कोई और compete कर जाए। हो सकता है आइडिया सिमिलर हो बट हो सकता है कि उसने बिजनेस प्लान को अच्छे से फर्निश किया और हमने नहीं किया। प्राइसिंग एंड कॉस्ट इश्यूज भी अराइज कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट फ्लक्चुएट कर जाए, सिंस अभी जो सिचुएशन चल रही है पैनाडेमिक की, वही सिचुएशन दिमाग में रखें कि मार्केट में किसी भी वक्त कोई भी अप एंड डाउन आ सकते हैं। लिंक इज मेंशन हियर। आप लोग इसको एसएस भी ले सकते हो, प्लस आपको पीपीटी भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी को ज़रूरत हो, मैं अपना ईमेल एड्रेस एंड में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके भी ये पीपीटी ले सकते हो। मूविंग अहेड, हो सकता है कि और भी रीजंस हो हमारे फेलियर के। फॉर एग्जांपल, हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सर्विस जनरेट की है जो कि फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐप ऐसी बना दी जो लोगों के समझ में नहीं आ रही कि उसे यूज़ किस तरीके से करना है, तो कोई यूज़ ही नहीं कर सकेगा, तो आपका बिजनेस जो है वो आगे फर्निश नहीं कर सकेगा। और इन अदर वर्ड्स, हो सकता है कि आपका बिजनेस मॉडल जो है वो उल्टा पड़ जाए। अब बिजनेस मॉडल में दो काम कर सकते हैं हम, या तो हम पहले पैसे जनरेट करें और फिर उसको अपनी ऐप में इन्वेस्ट करें, या फिर किसी से हम जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, कोई इन्वेस्टर लें। वी हैव अ क्वेश्चन हियर।
सिंपलेस्ट मॉडल जो बिजनेस का होता है, जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो फर्निश कर जाता है, वो सिंपल रीज़न होता है। पहले आप पैसे जो हैं वो खुद जमा करें और फिर इन्वेस्ट करें। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, पैसे जमा कैसे करें? आईटी की मार्केट में रहते हुए इसका बहुत आसान जवाब है। वो ये है कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें या वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट करें। वो किस तरीके से करेंगे, हम जब फर्दर मूव ऑन करेंगे तो वो मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से की जा सकती है। पुअर मार्केटिंग भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। होता ये है कि मार्केटिंग हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन मार्केटिंग आसान नहीं होती। मार्केटिंग के लिए हमें बहुत अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है फॉर मार्केटिंग एंड फॉर प्रमोशंस। सेकंड हमारे पास आता है कि हम कस्टमर्स को इग्नोर करते हैं। कस्टमर्स को इग्नोर करने का मतलब ये है कि सर्विस क्वालिटी जो है मेंटेन नहीं रख पाना। आपके पास एक बहुत ही कोई रियलिटिव एग्जांपल है कबाबजीज़ की। कबाबजीज़ ने अपना प्रमोशन बहुत अच्छा किया था स्टार्ट में, जब वो बेकरी आइटम्स की तरफ आए थे, केक की तरफ आए थे, तो प्रमोशन उनका 101% था, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी थी। बट उनका बिजनेस कहाँ पे जाके ड्रॉप हुआ? उनका बिजनेस ड्रॉप हुआ इग्नोरेंस ऑफ कस्टमर्स पे। वो अपनी कस्टमर्स जो थे वो उनको मेंटेन नहीं रख पाए, या फिर अपनी कस्टमर सर्विस जो थी वो इतने अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाए कि वो कस्टमर को रिटेन करें। तो कस्टमर बनाना नहीं होता, कस्टमर को रिटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड इन अदर केस हो सकता है कि हमने कोई वेबसाइट लॉन्च की है या कोई ऐप लॉन्च की है या कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर आए जो कि मिस टाइम्ड हो, मतलब सीजनल भी इफेक्टिव नहीं हो, या हो सकता है कि टाइम ऐसा नहीं हो कि इफेक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजिंग जो है स्टेशन आजकल आप लोगों ने देखे होंगे, मार्केट्स के बाहर हैं, सुपर मार्केट्स के बाहर हैं। आज से अगर 1 साल पहले हम देखें तो कोई मेरे ख्याल में, मेरे नहीं ख्याल कि कोई बंदा या बंदी ऐसी होती या कोई बिजनेस ऐसा होता जो सैनिटाइजिंग स्टेशन में इन्वेस्ट करना पसंद करता। वो बोलते यार ये मतलब क्या चीज़ है। तो मार्केट की डिमांड देखने के बाद बिल्कुल टाइमली जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है। जो भी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, दे आर हाईली इंजॉइंग द प्रॉफिट्स। सो हमें टाइमली भी देखना होता है कि टाइमली हम प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करें। हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो मार्केट में आके फोकस लूज कर जाए। फोकस लूज करने का एक रीज़न होता है कि हम अपनी मार्केट को सही तरीके से सेगमेंट नहीं करते। मार्केट सेगमेंटेशन कैसे होती है वो भी आज हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। डिसहार्मनी अमंग टीम या इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, उनमें अक्सर होता ये है कि आगे पीछे बात हो जाती है, होता है किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। तो मेक श्योर कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इनफ। पाइवट गॉन बैड, पाइवट गॉन बैड का मतलब सिंपलिस्ट ये है कि कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट गलत टाइम पे ली है, या आपने उसकी मार्केटिंग जो है वो गलत कर दिया, फ्लक्चुएट हो गई वो किसी वजह से, या हो सकता है कि आपका पैशन उस चीज़ में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजनेस की हूँ या मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साइड पर हूँ, मैं अगर आईटी में चली जाती हूँ तो मेरा वहाँ पे पैशन नहीं होगा। तो हो सकता है कि मैं वो चीज़ उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँ जितना एक आईटी प्रोफेशनल या आप लोग कर सकें। फिर जोग्राफिकल एक्सपेंशन, मार्केट में नीड आती है। फॉर एग्जांपल जब करीम ने लॉन्च किया था या उबर ने लॉन्च किया था, तो पहले हो सकता है कि उन्होंने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ को जो है वो टारगेट किया हो, बट थोड़े टाइम बाद उन्होंने अपना जोग्राफिकली एक्सपेंड किया और भी सिटीज़ को कवर किया, तो उनको इस चीज़ ने हेल्प किया अपना बिजनेस ग्रो करने में। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मूविंग अहेड, नो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। अब फाइनेंसिंग का ना होना या इन्वेस्टर का इंटरेस्ट का लैक करना दो रीजंस होते हैं। या तो आप अपना बिजनेस मॉडल या अपना बिजनेस प्लान उनको ठीक से समझा नहीं पाए, या फिर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है ही नहीं। यू जस्ट हैव एन आइडिया, वो आइडिया भी आपके दिमाग में है, आप उसको जाके वर्बली समझाते हो, बट आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो आप उसको नहीं कवर कर सकते। सेकेंड थिंग इज लीगल चैलेंजेस। लीगल चैलेंजेस में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपके पास मार्केट्स में आप देख रहे होंगे कि एसओपीज़ को बहुत ज़्यादा कवर किया जा रहा है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज या बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस, जो ओपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास लीगली सब कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जब वो एसओपी बनाएंगे तो जाहिर है कि एसओपी चेक करने के लिए जो गवर्नमेंट से हमारे लोग आएंगे, वो पूछेंगे आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हो वो डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है।
तो आप वहीं पे फंस जाते हो, आपका स्टार्टअप जो है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है समझे कि इतना तो आपने प्रॉफिट नहीं कमाया होगा जितना आपको लीगली चैलेंजेस को करने के लिए, मतलब फेस करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लीगली थिंग्स आर रियली नॉट इजी। सेकेंड थिंग इज डिडंट यूज नेटवर्क। अब हम ये करते हैं कि अपने फ्रेंड्स या अपने सर्कल में जो लोग होते हैं उनको फ्री में काम दे के करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है, वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। बट उस नेटवर्क को आप प्रॉपरली भी तो यूज कर सकते थे, प्रॉपरली इस तरीके से कि आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो रिक्वेस्ट करते कि आपका बिजनेस जो है वो उसको प्रमोट करें। फ्री में प्रमोशन भी हो जाती, फ्री में मार्केटिंग भी हो जाती, और आपके पास कस्टमर्स भी आ जाते। हो सकता है कि आपके फ्रेंड का एक और बेस्ट फ्रेंड भी हो जो उस पर रिलाय करता हो, तो वो उसको रिलाय करके आपके पास आएगा। दिस इज फॉर रियल। सो थिंग्स वर्क आउट दैट वे। हर चीज अपने सराउंडिंग में आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करके देखनी है कि वो किस तरीके से। बर्नआउट, बर्नआउट सिंपली मीन्स कि कंपनी का दिवालिया निकल जाना, अगर हम उसको सिंपलेस्ट वर्ड्स में देखें। बर्नआउट हो जाना कि हमने अभी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आए ही नहीं थे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदलना शुरू हो गया। मतलब एक कंपनी जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हमारा फर्स्ट मंथ में अर्निंग आ जाए। हम जब उसकी फाइनेंसिंग करते हैं या उसकी जो है परफॉर्मा बैलेंस शीट एंड परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम नेक्स्ट 3 to 4 ईयर की प्रोजेक्शन करते हैं एटलीस्ट, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन से मंथ में जाके प्रॉफिट जो है वो मिलना स्टार्ट होगा। तो हम मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं कि इतने मंथ तक हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इतने मंथ के बाद जाके हमें प्रॉफिट होना गेन होगा। बैलेंस शीट परफॉर्मा होती क्या है वो भी आज हम देखेंगे। लास्ट पॉइंट इज फेलियर टू पावट। आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन आपके पास बिजनेस का कोई प्लान ही नहीं था, तो वो आइडिया आपका आइडिया ही रह गया। अब इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि जब मैं अंडर ग्रेड थी और हमारे बिजनेस के प्लान्स बनते थे उस टाइम पे, सो फॉर एग्जांपल कि जब आप बीबीए करते हैं तो जाहिर है आपका एक सब्जेक्ट होता है मार्केटिंग का जिसमें आप बिजनेस प्लान बनाते हैं। सो वी वर अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स जिन्होंने जो आपका एयरलिफ्ट के जो आजकल बिजनेस चल रहे हैं वो इन्वेस्ट किया था आइडिया। मतलब आइडिया जो था दिमाग में था, बट वो उनको प्रॉपरली गेन नहीं कर पाए रिटेन। हमें नहीं पता था कि हमें किस इन्वेस्टर के पास जाना है, या हो सकता है कि हमारा आइडिया उस वक्त बिल्कुल जीरो पे नहीं हो, किसी और के दिमाग में भी वो आइडिया चल रहा हो, उसने इन्वेस्ट कर दिया। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि जो आइडिया जिस वक्त आपके दिमाग में है मार्केट की कंडीशन को देख के उसको प्रॉपरली इवेलुएट करें और प्रॉपरली जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करें। मूविंग अहेड, सो बेसिकली बिजनेस प्लान। अब आपको एक बहुत रफली सी पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पे, इट्स ऑन योर स्क्रीन, यस इट्स ऑन योर स्क्रीन। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, स्वॉट, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, गोल, एक्शन, मार्केट, टाइमलाइन। सो ये सारी चीज़ें तो अभी आपको रफली लग रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द सेशन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सेंस क्रिएट करेंगी। आपको पता चलेगा कि हाँ ये रियल टाइम में किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। सो बेसिकली बिजनेस प्लान जो होते हैं वो दो ऑडियंस होती है हमारे पास बिजनेस प्लान की। बिजनेस प्लान की एक, या तो हम अपनी फर्म के एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं या हम इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स के लिए बनाते हैं। जब हम किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं अपना आइडिया लेके, तो हम उसके पास आइडिया लेके नहीं जाते, हम उसके पास बिजनेस प्लान लेके जाते हैं जो कि प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है हार्ड कॉपी में। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप किसी के पास अपना आइडिया लेके जा रहे हैं तो वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो इन हार्ड कॉपी, नॉट इन सॉफ्ट कॉपी। आप उसको जाके ये नहीं बोल सकते कि मैंने आपको बिजनेस प्लान जो है अपना ईमेल कर दिया, आप ईमेल पे चेक कर लें। नो, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स गोना वर्क। यू हैव टू बी श्योर कि आप प्रॉपरली प्रिपेयर होके जा रहे हैं, यू हैव टू बी श्योर कि आप जो है वो अपना हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं। सेकेंड थिंग इज कि जब आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है या आप अपने खुद से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, नेक्स्ट थिंग आती है आपके पास आपके फर्म के एम्प्लॉयज़। जाहिर है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो अकेले काम नहीं हो सकता, यू नीड पीपल ऑल अराउंड। तो जब आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे नीड क्लियर आइडिया, दे नीड क्लियर गोल्स, दे नीड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके गोल्स को क्लियर करने के लिए आपको बिजनेस प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि बिजनेस प्लान जो होता है वो कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं होती। इस समथिंग कि आप अपने एम्प्लॉयज से भी शेयर कर सकें, आप अपने इन्वेस्टर्स से भी शेयर करें। तो जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप तीसरा पॉइंट आता है कस्टमर से क्या शेयर करना है।
तो कस्टमर से बहुत ही कोई लिमिटेड एक्सेस अमाउंट इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हम शेयर करते हैं। वो क्या होता है, जब आप बिजनेस में स्टेप इन करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें शेयर करनी होती हैं, कौन सी चीज़ें शेयर कस्टमर से नहीं करनी होती हैं। वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस प्लान। हर चीज़ से किसी ना कोई टाइप्स होते हैं, 2, 3, 4, 7 बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बिजनेस प्लान हमारे पास अगर हम ग्लोबली भी देखें या पाकिस्तान में भी देखें तो 3 तरह के बनते हैं। एक समरी बिजनेस प्लान होता है, एक फुल बिजनेस प्लान एंड एक ऑपरेशनल बिजनेस प्लान। समरी बिजनेस प्लान बेसिकली जो आप पिच करते हो वो आप बहुत इनिशियल स्टार्टअप लेवल पे करते हो इन्वेस्टमेंट गेन करने के लिए। जब आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई इन्वेस्टर जो होता है वो इंटरेस्ट शो करता है तो आप अपना उसको फुल बिजनेस प्लान बताते हो। फुल बिजनेस प्लान में फिर आपकी जो होते हैं वो डिफरेंशिएशन पॉइंट्स भी आ जाते हैं, आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजीज भी आ जाती हैं। ठीक है, ऑपरेशनल बिजनेस प्लान जो होता है वो बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बनाते, वो हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाते हैं। एम्प्लॉयज़ जो हमारी कंपनी में हमारे साथ काम करते हैं या हमारे पार्टनर्स होते हैं या फिर हमारे फॉर एग्जांपल कि हमने एक टीम छोटी सी हायर कर ली है। सॉफ्टवेयर हाउसेस में तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि स्टार्टअप में स्टार्ट करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल 5-6। तो आप ये नहीं सोचें कि 5-6 का हमारा ग्रुप है या 5-6 की हमारी टीम है, आप उसके लिए मैं 40 या 100 पेजेस का जो होता है वो ऑपरेशनल बिजनेस प्लान क्यों बनाऊं। बहुत ज़रूरी है ये बनाना। अगर उनको पता ही नहीं होगा कि बिजनेस का ऑपरेशन रन कैसे करेगा तो वो काम कैसे करेंगे। कोई चीज़ अगर आपको फ्यूचर में स्टेबल रखनी है या आपको कंटिन्यू करनी है तो आपको इनिशियली उसको अपना 100% देना है। अगर आपने एक बार बिजनेस प्लान बना लिया तो मतलब काम खत्म। वो अपडेट होता रहेगा टाइम टू टाइम लेकिन स्टार्ट से कभी भी नहीं बनेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो चीज़ें स्टार्ट में करें, वो गलतियां ना करें जो हो सकता है कि आपके सराउंडिंग्स में आपके फ्रेंड्स ने की हो या फिर आपको किसी दूसरे तीसरे बंदे से सुनने में आता है कि यार मेरे पास आइडिया तो बहुत अच्छा था लेकिन काम नहीं किया। ये हो सकता है कि मेरा लक नहीं था। ठीक है, लक इज समथिंग बट योर माइंड इज समथिंग टू, योर नॉलेज इज समथिंग टू। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर चीज़ को अच्छे से कैलकुलेट करें, आप हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपरली इवेलुएट करें। मूविंग फॉरवर्ड, डेफिनेशन तो अब तक क्लियर हो चुकी होगी आप सबको आई बिलीव। बिजनेस प्लान हेल्प्स टू डिफाइन गोल एंड अचीव दैम। बिजनेस प्लान सिंपली जब हम बनाते हैं तो हमारे कुछ गोल सेटिंग होते हैं। गोल्स हमने सेट किए होते हैं एट द टाइम ऑफ जब हमारे इनिशियली आइडिया हमारे दिमाग में आता है कि यार इस आइडिया से मैं गेन करूँगा, इतने मेरे पास कस्टमर्स आएंगे या इतने मेरे पास सर्विसेज आएंगी, मैं इतने लोगों को कैटर करूँगा। बट उन इतने लोगों को कैटर करेंगे कैसे, उसके लिए भी तो आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे ना। तो वही स्टेप्स होते हैं जो कि बिजनेस प्लान कहलाते हैं। वेल देयर इज़ अ सिंपल पॉइंट कि आज का सेशन रखने का मकसद क्या था या बिजनेस प्लान हमें क्यों रिक्वायर्ड है। मेरे पास आइडिया है, मुझे इन्वेस्टर मिल जाएगा, वर्बली जो भी होगा बात हो जाएगी। नो, बिजनेस प्लान विल हेल्प यू डिटरमाइन इफ़ यू आर रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस। जब आप अपना पूरा बिजनेस प्लान बना लेते हो ना तो आपको एट दी एंड पता चलता है कि कितनी चीज़ें थी जो मिसिंग थी, कितनी चीज़ें हैं जो मुझे अभी सोचनी है या कितनी चीज़ें हैं जिन पे मुझे अभी वर्कआउट करना है जो कि ज़रूरी है। तो बिजनेस प्लान जो होगा वो आपके डेली ऑपरेशन से लेके आपकी फ्यूचर बिजनेस स्ट्रेटजीज तक आपको हेल्प आउट करेगा, प्रॉपर हेल्प आउट करेगा। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से हो गया, आपको इन डेप्थ जाके पॉइंट्स पता चलेंगे जिन पे आपको इन फ्यूचर काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज व्हाट बिजनेस प्लान इज ऑल अबाउट। हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूटिव समरी से लेके बिजनेस स्ट्रेटजीज इन फ्यूचर। इसमें ऑपरेशनल प्लान भी आई गेस एडअप होगा हमारा। ओके, सो व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी जो है हमारे पास एक शॉर्ट ओवरव्यू होता है इंटायर बिजनेस प्लान का। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि एग्जीक्यूटिव समरी जो होता है वो हम सबसे एंड में लिखते हैं। जब हमारा पूरा बिजनेस प्लान जो होता है वो एंड हो जाता है सो फिर हम उसके बाद ही एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं, उससे पहले नहीं लिखते। उससे पहले ना लिखने का मकसद बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता एग्जीक्यूटिव समरी में हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं बिजनेस प्लान के वो सारे सिंपलेस्ट वे में जाके एंड में जॉट डाउन हो जाते हैं। तो सिंपल
जो की है इसकी वो यही है कि इट शुडंट एक्सीड टू सिंगल लाइन स्पेस पेजेस। सिंस यू आर एन आईटी स्टूडेंट सो इट्स क्लियर विद यू कि सिंगल लाइन स्पेस पेजेस क्या होते हैं हमारे वर्ड के। तो मैक्सिमम अगर आपका बिजनेस प्लान 100 पेजेस का भी है ना, तो आपका एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो 2 पेजेस से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। हमें ये सिखाया करते थे कि आपका 1/3 या 1/4 होता है, बट आई बिलीव कि जितना मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से सीखा है या जितना मैंने रियल टाइम में सीखा है, तो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो 2 पेजेस से ज़्यादा की नहीं हो। क्योंकि इन्वेस्टर गो थ्रू करेगा, पढ़ेगा पूरा नहीं, वो गो थ्रू करेगा, फिर उसको जिस चीज़ की नीड होगी या जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट महसूस होगी वो उस पेज पे जाके उसको दोबारा से रीड करेगा। सो देयर आर की इनसाइट्स इन मैनी। ये चीज़ मैं आपको रिपीट नहीं करूंगी सिंस मैंने इसको ऑलरेडी कवर कर दिया है कि इन्वेस्टर वही चीज़ देखेगा जिसको उसको जिसमें इंटरेस्ट होगा। तो अगर उसने एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ ली है तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, तो आपका सीरियल नंबर रिपोर्ट में मेंशन होगा, वो डायरेक्ट उस पेज पे जंप करेगा और वही चीज़ को जाके पढ़ेगा। लेट्स मूव अहेड। सो द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अब बेसिकली ये भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग कि हम 5 से 6 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिख लें एंड देन वी आर डन। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। इंट्रोडक्शन जो है वो आपका बिजनेस प्लान की रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो इम्पॉर्टेंट बहुत सारे रीजंस के लिए होता है। उसके अंदर जो है वो मेन एसेंस जो होता है आपकी रिपोर्ट का वो कवर अप हो रहा होता है। Well, whoever done this, I have stopped the annotations. So make sure कि ये गलती आपसे दोबारा नहीं हो। I'm going to restart the presentation. आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा please for like 2 minutes. Yes, here we are. अगर आप लोगों को तंग करने की ट्रिक्स आती हैं तो हमें उन चीज़ों को ठीक कैसे करते हैं वो भी आता है। वेल अगर आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाए ना तो आई वुड अप्रिशिएट दैट, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही हैं। अगर आप सीख जाएंगे आज कुछ तो फिर कल को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। लेट्स मूव अहेड। हमारा पेज जो था हम उसको वापस से कंटिन्यू करते हैं। Okay, so we have a simple question. Miss, with all due respect, is it really possible to generate millions for a business solely through freelancing? In my opinion, it isn't possible to start up a respectable business with. Okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जोसेफ आपका। देखें, मैं ये नहीं कह रही कि आप स्टार्टअप से मिलियंस या करोड़ जो है वो जनरेट करें। आप स्टार्टअप लें तो सही। मतलब जो चीज़ें आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, लेट मी गो अहेड, मैं आपके ये क्वेश्चंस को भी क्लियर करती हूँ साथ साथ।
यस, मुझे पता है वॉइस नहीं आ रही होगी आपको बिकॉज़ आई एम साइलेंट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। प्लीज़ वेट अ मिनट। सो हियर वी गो अगेन। सी डिस्टर्बेंस जो आई थी वो आप ही लोगों में से किसी की वजह से आई थी, दैट्स फॉर श्योर। अब थोड़ा-सा आप लोग सफ़र कर रहे हैं इस वजह से, प्लीज़ गिव मी अ मिनट और सो मैं प्रेज़ेंटेशन को रिज़्यूम करने की कोशिश कर रही हूँ। मिस महामनास, कैन यू प्लीज़ चेक इफ आपके पास स्लाइड जो है वो आइडिया एंड इनोवेशन की ही शो हो रही है? Nine नहीं शो that हो रही, is राइट? area that, yeah, exactly. Yeah, so here we are. I'm sorry मैं इसको full screen नहीं कर सकती since one of you interrupted, so we have to go ahead with this. So basically हमारे पास इंट्रोडक्शन में क्या आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, आइडिया एंड इनोवेशन। अब आपको इसमें दो चीज़ें दिख रही होंगी, प्रॉब्लम एंड प्रपोज सोल्यूशन। सो बात सारी ये है कि कोई भी आइडिया या इनोवेशन जो होती है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रीसेंट बिजनेसेस में से एयरलिफ्ट का आइडिया ले लेते हैं या एयरलिफ्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी? उबर भी थी, करीम भी थी, ऑनलाइन में तो हम वो भी यूज़ कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये थी वो मास ट्रेवलिंग नहीं थी। अब उसमें एक इशू ये था कि फीमेल्स को जो अकेले ट्रैवल करती थी उनको प्रॉब्लम आता था, या लोगों को कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही होती थी। तो उनको कोई एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो रिलायबल भी हो, जो सेफ भी हो। एयरलिफ्ट का बिजनेस आइडिया जिसने भी प्रोवाइड किया उसने ये चीज़ पॉइंट आउट की। अब ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम क्या थी? पैसे ज़्यादा लग रहे थे, सेफ्टी नहीं थी, रिलायबिलिटी नहीं थी। एक अकेला बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता था, उसे और लोग चाहिए थे, बट उबर में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था। ये प्रॉब्लम थी। उसके अगेंस्ट में प्रपोज किया सोल्यूशन एयरलिफ्ट ने कि हम एक मास ट्रैवलिंग का जो है वो आइडिया प्रपोज कर रहे हैं।
अब हो सकता है कि एयरलिफ्ट का जो स्पॉन्सर है उसने अपना बिजनेस खुद स्पॉन्सर किया हो, या फिर किसी इन्वेस्टर ने उसके ऊपर पैसा लगाया हो। इनसाइड की स्टोरी जो भी होती है वो वी नेवर नो, बट उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और उसका प्रपोज किया सोल्यूशन। बात बताने की मकसद ये है कि इंट्रोडक्शन में जो है जब आप 1.1 लिखते हो अपना पॉइंट, तो उसमें आइडिया एंड इनोवेशन आती है। पहले आप 2 से 3 लाइन में अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करते हो। वंस आपने प्रॉब्लम स्टेट कर ली तो आप उसको जो सोल्यूशन है वो अगेंस्ट में उसके स्टेट करते हो, तो ये आपका आइडिया एंड इनोवेशन कंप्लीट हो जाता है। देन वी हैव दिस ऑप्शन why do you think and how do you think that this is going to work out in future। अब आपके पास सिंपल सी बात ये आती है कि मास ट्रैवलिंग की ज़रूरत क्यों है लोगों को, तो आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को मास ट्रैवलिंग की ज़रूरत है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अब आपके दिमाग में जो भी बिजनेस का आइडिया हो या जो भी आप बिजनेस प्लान कर रहे हो, उसी सिनेरियो को स्टेट करके अपने दिमाग में ये पॉइंट्स क्लियरिफाई करें कि हम इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखते हैं। देन वी हैव हाउ डू वी डू दैट, हम किस तरीके से वो करेंगे। आपके पास सोल्यूशन था डेट मास ट्रैवलिंग का जो प्रॉब्लम है हम एयरलिफ्ट के आइडिया से उसको सॉल्व करेंगे। अब एयरलिफ्ट के आइडिया से उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम अपना बिजनेस प्रोसेस उनको बताते हैं। सो यू कैन जस्ट रेफर कि हमारा इस पेज पे बिजनेस जो प्रोसेस है वो डिफाइन किया गया है, वो आप जाके रीड करें सो दैट यू विल नो दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। नेक्स्ट वी हैव विजन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। वो होते क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। Yeah. So vision is a statement, a company's roadmap indicating what the company wants to become by setting defined direction of company's growth। अब दो चीजें हमारे पास है, एक विजन है और एक मिशन है। बहुत ही ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है कि जो विजन जो होता है वो एटलीस्ट 9 to 10 ईयर्स की प्रोजेक्शन होती है। अब आप लोग सिंपलेस्ट सवाल जो आपका होगा वो ये होगा कि बिजनेस का स्टार्टअप लिया नहीं, अगले 8-10 साल का कैसे सोचे, तो सोचना पड़ता है। जब आप कोई स्टार्टअप लेते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका विजन क्या है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे एग्जांपल भी शेयर करूंगी कि जो अभी हमारे पास बिजनेस स्टार्ट हुआ है उनका विजन और मिशन क्या है, उन्होंने किस तरीके से स्टेट किया है या किस तरीके के वर्ड्स को यूज किया है। सो विजन हमारा लॉन्ग टर्म का होता है, मिशन जो हमारा होता है वो कुछ ईयर्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल 2-3 ईयर्स के लिए हम मिशन सेट करते हैं या ईयरली करते हैं कि हमें इन चीज़ों को कवर अप करना है। विजन हमारा चेंज नहीं होता, वंस इट्स स्टेटेड। मिशन हमारा ईयरली भी चेंज हो सकता है, बाय ईयरली भी चेंज हो सकता है, मतलब साल में 2 मरतबा भी चेंज हो सकता है विद इन 6 मंथ। बट ऐसा नहीं है कि हर मंथ के एंड में आप अपना मिशन जो है वो चेंज कर रहे हो। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टेट वन थिंग, जब तक वो अचीव नहीं होती तब तक आप दूसरी चीज मेंशन नहीं करें। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सिंपली जो होते हैं हम स्टेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अगर मैं एयरलिफ्ट की एग्जांपल लेके चल रही हूँ, एक एग्जांपल लेने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझने में इजी होगा। अगर मैं हर चीज़ में एग्जांपल चेंज कर दूंगी तो आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी। ऑब्जेक्टिव बेसिकली सिंपलेस्ट वर्ड में ये होता है कि हम अपने मिशन को किस तरीके से जो है अचीव करेंगे, या हमारे मिशन को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट से गो थ्रू होना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू सी कि एयरलिफ्ट वालों ने अपना मिशन या विजन या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किस तरीके से स्टेट किए हैं या कौन से वर्ड्स यूज किए हैं। सो एयरलिफ्ट का मिशन जो है वो सिंपल है। Airlift is on a mission to build the world's first decentralized mass transit system, one that is built by local transport for local population। इनका सिंपल सा मिशन है ट्रांसपोर्ट फॉर लोकल पॉपुलेशन। अब वो लोकल पॉपुलेशन जो है वो बसेस में भी ट्रैवल करती है। अब वो लोकल पॉपुलेशन जो है वो उबर में भी ट्रैवल करती है, वो एयरलिफ्ट में क्यों आएगी। एयरलिफ्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज मास ट्रांजिट सिस्टम है। इनका डिफ्रेंसिएशन पॉइंट यहाँ पे आ गया। इन्होंने अपने मिशन में अपना पॉइंट जो है वो क्लेरिफाई कर दिया कि हम जो है वो लोकल पॉपुलेशन को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा कि जो डिसेंट्रलाइज है। उबर इज सेंट्रलाइज, एक बंदा एक वक्त में यूज कर सकता है, 2 बंदे एक गाड़ी यूज नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आप अपने किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, बट एक वक्त में 2 बंदे या 3 बंदे बुकिंग नहीं करवा सकते। एयरलिफ्ट में अराउंड 35 पीपल एट अ टाइम बुकिंग करवाते हैं अपनी अपनी सीट।
तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया हमारे पास। तो इनका मिशन आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा। Vision Airlift wants to be the pioneer in promoting a new vein of environmental and social conscience. पायनर बनना इंडस्ट्री में इज नॉट एन ईजी थिंग। तो इस चीज़ से आप लोगों को क्लियर है कि विजन जो है वो अगले 10 से 12 साल का है या अगले 8 से 10 साल का है। विजन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अचीव करे, बहुत से केसेस में कंपनी विजन अचीव नहीं कर पाती, अपने मिशन पे ही काम कर रही होती है। बट विजन स्टेट करते हैं कि हमें मार्केट का पायनर बनना है या मार्केट का लीडर बनना है एक वक्त में जाके। हो सकता है कि आप अपने मिशन के थ्रू अपना विजन कहीं ना कहीं जाके अचीव कर लें। अब मिशन को जो है अचीव करने के लिए उन्होंने कुछ ज़ाहिर ऑब्जेक्टिव सेट किए होंगे। वो ऑब्जेक्टिव उनके सिंपलेस्ट वे में ये है, एबिलिटी टू मूव फास्ट ऑन एग्जीक्यूशन, सेल्फ स्टार्टर्स टू सॉल्व। हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये मैंने आप लोगों को आइडिया देने के लिए शेयर किया है। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है या आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हो, सो यू कैन टेक आइडियाज। आप अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज की वेबसाइट पे जाओ, अलग अलग ऐप्स की वेबसाइट पे जाओ कि उन्होंने किस तरीके से अपना मिशन विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया है, तो चीज़ें आपके माइंड में क्लियरिफाई हो जाएंगी कि हमें उनको फ्यूचर में किस तरीके से लेकर चलना है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फिजिबिलिटी एनालिसिस। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो आई एम श्योरली गोइंग टू आंसर, बट मैं क्वेश्चंस के आंसर एंड में करूंगी। वंस वी आर डन विद एवरीथिंग, हमारी स्लाइड्स एंड होंगी, तो फिर मैं आपके क्वेश्चंस को वन बाय वन आंसर करूंगी, बट आई एम गोइंग टू आंसर फॉर श्योर। हमारे पास फिजिबिलिटी एनालिसिस आते हैं। फिजिबिलिटी के अगर मैं उर्दू में मतलब देखूं तो सिंपल सा है, इम्कानात। मतलब क्या इम्कानात हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो कम काम कर जाए, या क्या इम्कानात हैं कि हमें प्रॉफिट हो, तो फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। मतलब वो जो इम्कानात होते हैं हम उनको एनालिसिस करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो हम 3 तरीके से करते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, कंपैटिटर एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी कि हम ये एनालिसिस जो है वो किस तरीके से जो है वो फॉलो अप करते हैं या किस तरीके से यूज करते हैं। yeah. So we have it here, industry analysis। अब इसमें आप लोगों को कलरफुल सा कुछ दिख रहा होगा, PESTEL। सो हम इसको पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, हम फॉर श्योर, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मार्केट में इन होते हैं तो हमें पता चलता है कि बिजनेस में जो है वो किस किस तरीके की टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। सो अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो, वो इन्वेस्टर जो है उसको बिजनेस की नॉलेज होती है या उसने कभी बिजनेस पे वर्कआउट किया होता है, तो सिंपल सा सवाल होता है कि आपने इंडस्ट्री के एनालिसिस किए, जिस इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए आ रहे हो, कि आपको लगता है कि उसमें इतना स्पेस है कि आपका आइडिया जो है वो वर्कआउट कर जाए, या आप ऐप जो ला रहे हैं या आप जो सर्विस या कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि वो इंडस्ट्री में हमारे काम करेगा। सो पेस्टल की अगर हम एनोशंस देखें या हम उसकी एब्रीविएशंस देखें कि क्या होती हैं, सो इट्स PESTL। P फॉर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एनालिसिस में हम देखते हैं गवर्नमेंट हमारी क्या चल रही है, गवर्नमेंट में हमारी फिजिकल पॉलिसीज बनती हैं ईयरली, या गवर्नमेंट की कोई लॉ एंड रेगुलेशंस बनती हैं, वो हमें, जैसे आजकल मार्केट्स का चल रहा है कि कितने टाइम पे ओपन होंगी या कितने टाइम पे क्लोज होंगी, इसी तरीके से ईयरली भी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जो कि बिजनेस, आपको बिजनेस रिसर्च पेपर्स में मिल जाएंगी या फिर आपको बिजनेस जर्नल्स में मिलेंगी या गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स में मिलेंगी, जो आपको हेल्प आउट करेंगी देखने के लिए कि आपकी इंडस्ट्री में पॉलिटिकल इंटरफेस क्या चल रहा है या पॉलिटिकल कितना इंटरफेस है, आपको क्या स्पेस मिलेगा काम करने का। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टैक्स पॉलिसी, लेबर लॉ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। अब बात यह है कि हमारी जो है पाकिस्तान में लेबर लॉ इतना ज़्यादा फॉलो किया नहीं जाता। अगर कोई कंपनी स्टार्टअप लेती है तो उसमें ये होता है कि अगर आप इंटरमीडिएट या ग्रेड को ले रहे हैं तो उसकी सैलरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये भी लेबर लॉ में डिफाइन होता है, बट हम नहीं फॉलो अप करते, तो वो अलग बात है। बट अगर आप अपना बिजनेस इंटरनेशनली करते हो या अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनेशनली लॉन्च करते हो या कोई ऐप ऐसी होती है जो इंटरनेशनली आप पिच करना चाह रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनके भी लॉज को फॉलो करो।
जाहिर है अगर आप जोग्राफिकली एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको दूसरी कंट्री को भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या पॉलिसीज एंड क्या रूल्स फॉलो अप किए जाते हैं. एंड देन सेकंड वी हैव ई फॉर इकोनॉमिकल एनालिसिस होगा हमारे पास, या इकोनॉमिकल कंडीशंस हम देखते हैं हमारी इकोनॉमी में क्या ग्रोथ है, अगर हमने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट लास्ट 2 से 3 सालों में कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है. तो हम ये चीज़ नोट करते हैं. अब इन्फ्लेशन रेट 2 से 3 साल में कम क्यों हुआ है, वो आपको जो है एक ट्रेंड पता चलता है कि लास्ट 3 साल में हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो 3% से या 5% से फ्लक्चुएट किया है. तो अगले आने वाले भी 5 से 10 साल में वो इतने से इतने परसेंट तक फ्लक्चुएट करेगा. तो हमें जब हम अपनी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाते हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल की, तो हमें ये चीज़ उसमें हेल्प आउट करती है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, हमारी इनकम लोगों की कितनी है, या इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ऑल दीज थिंग्स हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव सोशल कंडीशंस. सोशल कंडीशंस में हमारे पास पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, करियर, एवरीथिंग लाइक यू कैन सी यहाँ पे रिटन है. सो इट्स क्वाइट विजिबल टू यू कि क्या क्या चीज़ें हमारी जो है वो कल्चर बैरियर्स किस तरीके से इंक्लूड होते हैं. पॉल्यूशन, पॉपुलेशन अगर मैं देखूँ तो आपको बिजनेस में कैसे हेल्प आउट करेगी. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में देखा जाए तो यूथ बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप कोई ऐसी ऐप लॉन्च कर रहे हो या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ला रहे हो जो यूथ को आप सेगमेंट करके कर रहे हो कि मेरी ये जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो यूथ के लिए है, तो आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन आ जाता है आपके कस्टमर्स का, पोटेंशियल कस्टमर्स का. आई एम नॉट सेइंग कि कस्टमर ऐसे कि जो सुन के अनसुनी करें, बट वो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं. हेलो, हेलो, या is my voice clear? Can somebody tell me? Yes, hello. या आई एम ऑडिबल नाउ. आई एम सॉरी, मैंने आपको कहा था पहले भी कि ऑनलाइन हम काम करते हैं तो देयर आर मल्टीपल टेक्निकल इश्यूज जो हमें फेस करने पड़ते हैं, बट वी स्टिल मेक श्योर कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो. सो अपॉलॉजीज फॉर इनकन्वीनियंस. सो वी वर एट सोशल कंडीशंस. सोशल कंडीशन में मैंने अपनी बात एंड यहाँ पे की थी कि हम पॉपुलेशन को किस तरीके से अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं. सो आपको ये देखना होता है कि कौन सा सेगमेंट हमारी पॉपुलेशन का ऐसा है जिसको हम कवर अप करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा. सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको यूथ की एग्जांपल दी. यू बीइंग इन यूथ आपको ज़ाहिर है ज़्यादा पता चल सकता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमें फेस हैं जिसके लिए हमें सोल्यूशन निकालने चाहिए. तो एक मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें. आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, आपको एप्स बनाना आती है, एंड्रॉयड एप्स बनाना आती है, मोबाइल एप्लीकेशन, एवरीथिंग. जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आई बिलीव कि उनको फैकल्टी का इतना सपोर्ट होता है दैट एवरीथिंग दे स्टार्ट दे आर गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय देम. उनको सपोर्ट मिलेगा तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं. सो जस्ट आइडेंटिफाई द सेगमेंट यू आर गोइंग टू कैटर. पॉपुलेशन में से आपको सेगमेंट देखना है. सेगमेंट कैसे देखते हैं वो हम आप आगे रीड करते हैं. नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि आप लोग सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स, लेवल ऑफ इनोवेशन, ऑटोमेशन, R&D एक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल चेंज. IoT जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है वर्ड, या रोबोटिक्स जो है अभी जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. क्यों यूज़ हो रही है? क्योंकि डिमांड बहुत है. टेक्नोलॉजी को अगर आप स्टडी करने के लिए बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है. जब डिमांड का पता चलेगा तो वो आइडिया खुद ब खुद जो है वो फर्निश होता जाएगा. आपको पता चलेगा कि मुझे इस आइडिया को फर्निश करके मार्केट में कैसे लेके जाना है कि ये वर्कआउट करे. तो जब आप इंडस्ट्री एनालिसिस करते हो तो आप टेक्निकल इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी को भी देखते हो. अब एक जो है सजेशन मैं आप लोगों को ये दे सकती हूँ कि हमारे पास एक गूगल होता है जो कि सिंपल हमारा गूगल है. एक हमारे पास एक गूगल स्कॉलर जिस पर हमारे रिसर्च पेपर्स आते हैं जो कि टोटली ऑथेंटिक होते हैं रिसर्च पेपर.
तो अगर आप लोगों को इन फ्यूचर कभी भी रिसर्च करना है या रिसर्च पे स्टडी करना है या किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, तो गो फॉर गूगल स्कॉलर इंस्टेड ऑफ गूगल। गूगल स्कॉलर पे आपको इजीली भी पेपर मिल जाएंगे और अंडरस्टैंडेबल भी होंगे। सो नेक्स्ट वी हैव different conditions like weather, climate, environment, pressure from NGOs। अब ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान को नोट करते हुए देखें तो डिफरेंट होंगी। अब हम फॉर एग्जांपल एक बिजनेस कराची में चल रहा है हमारा करीम का, और एक इस्लामाबाद में चल रहा है। अब इस्लामाबाद का जो बिजनेस है, अगर हम जोग्राफिकली एक्सपेंड करके उसको सवात में लेके जाते हैं या फिर उसको मरी के साइड पे लेके जाते हैं, तो आपको पता है कि वेदर कंडीशंस जो होंगी उसको किस तरीके से हिट करेंगी या डैमेज कर सकती हैं। लास्ट वी हैव लॉ कंडीशंस। अब आपको ये कंफ्यूज करेगा कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल में भी लॉ एंड टर्म्स आ रही थी, सो उसमें आती हैं, बट एक अलग से लॉ होता है जो कि हमारे बिजनेस के लिए बनता है। बिजनेस लॉज बनते हैं, क्लॉजेस बनते हैं, उसमें पर्टिकुलरली लिखा जाता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो किस तरीके से उसके कॉपीराइट्स बनेंगे, कॉपीराइट्स के क्या चार्जेस होंगे, या एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होंगी। फॉर एग्जांपल कभी आपको आपका पार्टनर जो है चीट कर जाता है तो उसका क्या लॉ होगा, या आपका इन्वेस्टर जो है इन बिटवीन आपको ब्रीच कर देता है तो आप किस तरीके से उस चीज़ को कैटर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इंडस्ट्री एनालिसिस का जो पॉइंट है वो यहाँ से क्लैरिफाई होता है कि इस तरीके से हम इंडस्ट्री को एनालिसिस करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त किस चीज़ की क्या कंडीशन है। Okay, next we have competitor analysis. Competitor analysis. कंपटीशन मार्केट में दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट कंपटीशन, एक इनडायरेक्ट कंपटीशन। अब इसकी एग्जांपल मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगी एयरलिफ्ट से, ताकि क्लैरिफाई हो जाए। अगर एयरलिफ्ट मार्केट में आके देखता है उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, तो हमारे पास एक और भी बस सर्विस है जो कि स्वेल के नाम से चल रही है, SWL आई गेस। स्वेल के नाम से हमारे पास चल रही है, तो वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है क्योंकि उनका बिजनेस का नेचर सेम है, उनकी ऑडियंस सेम है, उनकी पॉपुलेशन या टारगेटेड मार्केट जो है वो भी सेम है, और उनके रेट्स भी समहाउ जो है वो सेम है। तो डायरेक्ट कंपटीशन में हम सरवाइव कैसे करते हैं, डिफरेंट प्रमोशनल कोड्स दे दिए या फिर डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज लॉन्च कर दी या उनको प्रोमो कोड दे दिए, तो डायरेक्ट कंपटीशन में भी सरवाइव करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस चीज़ का डायरेक्ट कंपटीशन हो वो बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा, सरवाइव कर जाता है, बट यू हैव टू थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटीज, जिस पॉसिबिलिटीज की वजह से वो आप बिजनेस जो है आपका वो मार्केट में स्टे करे या स्टैग्नेंट रहे। एक हमारे पास आता है इनडायरेक्ट कंपटीशन। अब इनडायरेक्ट कंपटीशन जो एयरलिफ्ट का है वो क्या है, उबर, करीम, बाइक किया, ये सारी जो ट्रांसपोर्ट के जो लेवल्स हैं जो कि हमारे पास ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या ऑटो रिक्शास को यहाँ पे नहीं लेंगे इनडायरेक्ट कंपटीशन में, वो बहुत दूर की बात हो जाएगी। यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन का कर रहे हैं या फिर लोकली ट्रांसपोर्ट का जो है वो बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास उबर करीम आ जाता है जो कि एयरलिफ्ट को जो है वो इनडायरेक्ट कॉम्पीट कर रहा है। अब इनडायरेक्ट कंपटीशन को भी ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर कर दें कि वो तो हमसे अलग है, वो हमारी सर्विसेज को हो सकता है कि उबर और करीम कल को रेट्स इतने ज़्यादा कम कर दें कि एयरलिफ्ट या स्वेल जो है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाए। कर सकती हैं क्योंकि कंपनीज के पास बजट होते हैं, वो अपने आप को बिजनेस को स्टे करने के लिए कोई भी स्टेप ले सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उनको लॉस ना हो। तो मार्केट में हमारे पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के ये पॉलिसीज बनाते हैं, और ये पॉलिसीज बनाने वाले जो होते हैं वो मार्केटियर्स होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जो होता है वो किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब यहाँ पे ग्राफ में जो है वो सिंपली शो किया गया है कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होती है वो हमारी इंटरनल होती हैं, और एक्सटर्नल जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट होती हैं। ऑन दी अदर हैंड स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें हेल्प आउट करती हैं
और वीकनेसेस एंड थ्रेट जो होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो इट्स क्वाइट क्लियर कि इंटरनली और एक्सटर्नली चीज़ें हमें हेल्प भी करेंगी और हमारे लिए जो है वो हार्मफुल भी होंगी। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्टिक अराउंड बिजनेस रिलेटेड टू आईटी। मैं आप लोगों के बैकग्राउंड से बाहर नहीं जाऊंगी ताकि हमें इजी हो समझने के लिए फर्दर कि हमें क्या करना है। स्ट्रेंथ आप देख सकते हो मार्केट में। अगर कोई ऐप बना रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, आपके पास बहुत सारे स्पेसेस हैं। एक वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट जो है वो अपडेट होती है। अगर कोई आपके पास कस्टमर आता है, एक बार वेबसाइट बना के चला गया तो वो दोबारा आएगा, क्यों आएगा? वेबसाइट अपडेट भी तो होती है। ऐसा तो नहीं है कि हमने वेबसाइट एक बार बना के दे दी और दोबारा कभी भी वो नहीं आएगा। अगर आपने उसको वेबसाइट अच्छे से बना के दी है, अच्छे से रन कर रही है, तो वो बंदा कभी भी किसी और के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। वेबसाइट में कुछ एडिशन करवाना हो उसको, या हो सकता है शॉपिंग कार्ट, जो हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है। अब बहुत सारी जो थी वेबसाइट लोगों ने बनाई थी वो ऐसी थी जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब क्या कर रहे हैं आईटी वाले जो हैं, आईटी वालों को रीच कर रहे हैं। वो जिसके पास वेबसाइट है वो क्या कर रहा है, जिससे वेबसाइट बनाई थी उसी के पास जा रहे हैं कि यार अभी तो कंडीशन ऐसी चल रही है कि मार्केट बहुत खराब है, मुझे इसमें शॉपिंग कार्ट का भी ऑप्शन जो है वो ऐड कर दो, ताकि लोग जो है वो मेरी वेबसाइट खोलें तो वो डायरेक्टली उससे शॉपिंग कर सकें, या जो भी है अपना बास्केट शॉपिंग का क्रिएट करके वो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें। तो इस वक्त जो है आईटी की मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो हाई लेवल पे चल रही है। और ये अभी की बात नहीं है, नेक्स्ट 1 to 1.5 ईयर ये एस्टिमेट किया गया है कि आईटी की मार्केट में जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। इंटरनली आपने अपनी स्ट्रेंथ देखी, फिर आप एक्सटर्नली जाके अपॉर्चुनिटीज देखोगे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट वी हैव वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स जो होती हैं वो खुद से नहीं आती। जब हम अपनी वीकनेसेस पे वर्कआउट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए थ्रेट बन जाता है। थ्रेट बनता है तो हमारा बिजनेस लॉस की तरफ जाता है। अब हम सिंपली ये देख सकते हैं, अभी की ही अगर हम सिचुएशन देखें तो हो सकता है कि किसी ने अप्रोच किया हो किसी वेबसाइट डेवलपर को। अब उसको वो ये बोले कि यार वेबसाइट जो थी मैंने आपकी बनाई थी 1-2 साल पहले, उस वक्त तक मेरा काम जो था मुझे बहुत अच्छे से आता था, बट हुआ ये कि मैंने उस पर काम करना जो है वो स्लो डाउन कर दिया, या फिर ऐसे हुआ कि मार्केट में जो है इतनी डिमांड नहीं थी तो मैंने अपना बिजनेस स्विच कर लिया, या मैंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उस पर काम करना छोड़ दिया। तो वो आपकी वीकनेस थी फॉर अ टाइम बिंग, कि आपको वो चीज़ नहीं आती थी, लेकिन आपके पास इनफ टाइम था कि आप उस चीज़ को जो है वो सीख सकते थे। तो वो आपकी वीकनेस ऑटोमेटिकली थ्रेट में चेंज हो गई, क्योंकि आपने उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया। अगर आप वर्कआउट करते तो आज आपके पास डबल अमाउंट होती प्रॉफिट की, क्योंकि आप उस वेबसाइट में और भी ऑप्शन उसको एड अप करके दे सकते थे। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास चीज़ें क्लियरिफाई होती है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिजनेस प्लान बना लिया तो स्वॉट एनालिसिस एक ही बार होंगे और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे मार्केट चेंज होती है यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस, यू हैव टू आइडेंटिफाई आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर आप दोबारा अपनी स्ट्रेंथ की तरफ आते हो कि इतने टाइम में मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी अपडेट हुई है, या मेरे स्किल्स कितने अपडेट हुए हैं। फॉर एग्जांपल जब आप जॉब्स के लिए आते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि अभी आप बेसिक स्किल पर हैं, आप जब स्किल आपका अपडेट हो जाएगा तो हम आपके लिए दूसरी जॉब देखेंगे। तो आपके पास जो थी वो बेसिक स्किल जो था वो आपकी स्ट्रेंथ थी, और बेसिक स्किल की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो आपके लिए एक्सटर्नली फैक्टर हेल्पफुल थी, जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बना रही थी। जैसे जैसे स्किल सेट बढ़ेगा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। अगर आप अपने स्किल पे काम नहीं करोगे तो वो वीकनेसेस बन जाएंगी, वीकनेसेस बनेंगी तो अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी, जो कि अल्टीमेटली थ्रेट बन जाएगा आपके लिए और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आईटी की फील्ड में आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आपको देखना है कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या चीज़ें रिफॉर्म हो रही हैं। एपटेक में आई बिलीव कि आपके पास ये बहुत ही कोई मतलब
कहते हैं ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन ऑप्शन है कि यहाँ पे कोर्सेज जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं, अनलाइक आर यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा टाइम लगता है करिकुलम चेंज होने में या नई चीज़ें अडॉप्ट होने में, बट यहाँ पे आपको न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप जल्दी जल्दी सीख रहे हो, तो आप मार्केट के साथ जो है वो साथ साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हो कि आपको पता चलता है कि हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, किस चीज़ पे वर्कआउट करना है। तो आई बिलीव इट्स क्वाइट क्लियर, हम इस पे काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। So we are going to move ahead. Next part is organizational structure. अब बहुत सिंपल है ये बात कहना कि बिजनेस का जो मेरा आइडिया है वो तो सिंपल सा है। अब मुझे 4-5 लोग चाहिए होंगे जो कि इस पे काम करेंगे, तो एज सच कोई मुझे बिजनेस स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत तो है नहीं या ऑर्गेनोग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं। उस वक्त आपको ये आइडिया बहुत यूज़फुल लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आइडिया काम नहीं करेगा। जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो तो आप एक ऑर्गेनोग्राम बनाते हो, जिस ऑर्गेनोग्राम दिखता कैसे, वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट स्लाइड में, या हियर, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। इसको हम ऑर्गेनोग्राम कहते हैं, जो कि हमारे एचआर वाले बनाते हैं या हमारे कंपनीज, अगर कोई स्टार्टअप ले रहा, ज़रूरी नहीं है एचआर वाले ही बनाए, अगर आप कंपनी स्टार्टअप ले रहे हो तो ऑर्गेनोग्राम बना सकते हो आपको, दैट्स क्वाइट इजी। एक सीईओ हो गया हमारा, सीईओ के नीचे हमारे मैनेजर्स आ गए, रिपोर्टिंग मैनेजर्स आ गए, फिर उनके नीचे उनके सब ऑर्डिनेट्स आ गए, तो इस तरीके से ऑर्गेनोग्राम आपका क्रिएट हो गया। कौन किसको रिपोर्ट करेगा? अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप इनकी डेजिग्नेशंस क्लैरिफाई कर देते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी टीम में आपको कितने लोग चाहिए, कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो एक लाइन क्रिएट हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि अगर 7 से 8 बंदों की स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया तो 7 से 8 बंदे जो हैं वो, आप अगर सीईओ हो तो आपको आके रिपोर्ट करें, नहीं। 2 बंदे होंगे, एक को रिपोर्ट करेगा, फिर वो 2 बंदों की टीम होगी, तीसरे को रिपोर्ट करेंगी, तो एक जो फाइनल 1 या 2 बंदे होंगे वो आपको आपकी पूरी कंपनी का जो है वो ओवरव्यू देंगे कि सर या मैडम कंपनी में ये चल रहा है, इस वक्त कंपनी में ये चल रहा है, लोगों को ये प्रॉब्लम्स है। सो दिस इज हाउ ऑर्गेनोग्राम वर्क्स। इसके अलावा ऑर्गेनोग्राम हमें हेल्प आउट करता है जेडीज डिफाइन करने में और सैलरीज डिफाइन करने में। जब आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करते हो, तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको कितनी सैलरी देनी है। अब सैलरी जो है एम्प्लॉयज में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से डेजिग्नेशन वाइज होती है या एक्सपीरियंस वाइज होती है, कौन कितने टाइम से हमारी कंपनी में है या किसका कितना एक्सपीरियंस है या कितनी किसकी एजुकेशन या कितनी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जब आप एक ऑर्गेनोग्राम सेट करते हो ना, तो सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं, आपको टॉप टू बॉटम चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करेंगी या करनी चाहिए। Here we have note, add JDs and salary sheet in annexure if required. एनेक्चर जो है वो हम रिपोर्ट के एंड में ऐड करते हैं, जब हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो हम एनेक्चर ऐड करते हैं। एनेक्चर में हमारे ग्राफ्स आ जाते हैं या जो भी कोई एडिशनल चीज़ होती है जिसकी बिजनेस प्लान में ज़रूरत नहीं होती, बट इन फ्यूचर हमें जो है वो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो तो हम उन चीज़ों को देख सकें, तो वो हम एनेक्चर में ऐड करते हैं, ना कि एक्चुअल रिपोर्ट में। एनेक्चर भी एक्चुअल रिपोर्ट में होता है, बट वो एंड में जाके होता है, जैसे हम ग्राफ वगैरह ऐड करते हैं सारे, तो वो एंड में ऐड करते हैं। जेडीज और जॉब डिस्क्रिप्शंस, हर कोई बंदा ऑर्गेनोग्राम में होगा तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपको उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी होगी कि आपको इतने टाइम देना है कंपनी में, आपको ये काम करना है, आपको उसको रिपोर्ट करना है, ये चीज़ें नहीं करनी। सो दिस इज़ व्हाट जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंस। सो आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा, अगर नहीं तो फिर एंड में हम जब क्वेश्चंस लेंगे तो क्लैरिफाई कर लेंगे। Yeah, further we have market segmentation and marketing plan. One of the most important thing we have here. मार्केट के सेगमेंट, जो कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम रीड करेंगे, स्टडी करेंगे आज के किस तरीके से बनते हैं। सेकंड, मार्केटिंग प्लान किस तरीके से बनता है, वो चीज़ भी हम देखेंगे। मार्केट सेगमेंटेशंस, market segmentations, hello, this part here
I'm going to answer the questions in the end now. Behavioral segment में हमारे पास आते हैं benefit, sort, purchase, usage, intent, occasion. अब बिहेवियरल है, बिहेवियर में क्या परचेज आता है, अब बिहेवियर क्या होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक उबर का है, एक करीम का है, ठीक है। अब मेरा बिहेवियर जो है वो इस तरीके का है कि दैट आई एम गोइंग टू से दैट मैं सिर्फ करीम यूज करूंगी। क्यों यूज करूंगी? क्योंकि मुझे उसकी कस्टमर सर्विस जो है वो अच्छी लगती है। तो आप अपनी सर्विसेज के जरिए लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, उनकी इंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हो, या उनका यूजर स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हो। सिंपलेस्ट इस वजह से कहते हैं कि कस्टमर सर्विस जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करोगे तो लोग जो हैं वो रिटेन होंगे, लोग रिटेन होंगे तो उनका बिहेवियर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन फ्यूचर एज वेल। So next we have the third point, marketing plan. मार्केटिंग प्लान जो है ना मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है, पूरा आपका बिजनेस प्लान जो होता है वो एक तरीके से इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपना मार्केटिंग प्लान क्या बनाते हो, क्योंकि मेनली इसके अंदर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस आ रही है, आपकी प्राइस आ जाती है, प्लेस, प्रमोशन, ये चार चीज़ें हमारी मेन होती है जो कि आ जाती है। इनमें फर्दर क्या एडिशंस होते हैं, वी आर गोइंग टू सी दिस। प्रोडक्ट या सर्विस, क्योंकि इसमें जो है वो लिखा हुआ नहीं है, तो आप ये नहीं समझे कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं होता, बिजनेस सर्विसेज का भी होता है। और आईटी के जो मेनली बिजनेस है वो सर्विसेज प्रोवाइडर ही है, ना कि प्रोडक्ट है। सो सर्विसेज में हमें क्या देखना है कि आपकी सर्विस जो है वो किस तरीके की, जाहिर है अब सर्विस में पैकेजिंग नहीं होती। तो सर्विसेज में हमारे पास क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। आपकी सर्विसेज के कौन कौन से फीचर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल अगेन, एयरलिफ्ट क्या फीचर्स दे रही है? टाइमली बुकिंग दे रही है आपको, एक हफ्ते की बुकिंग जो है वो आप, जैसे मुझे अब मंडे टू सैटरडे रोज ऑफिस जाना है, तो मैं संडे वाले दिन वो पूरे हफ्ते की बुकिंग करवा सकती हूँ टाइम देख के। टाइम जो है उन्होंने बता दिया होता है कि हमारी जो है एक बस इस टाइम पे जाएगी, एक बस इस टाइम पे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। तो ये डिफरेंट फीचर्स जो है उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो मार्केटिंग प्लान जब आप बनाते हो तो आप उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो ऐड करते हो कि आपका सर्विस क्या होगा, या आपकी सर्विसेज क्या होंगी, या आपकी सर्विसेज में फीचर्स क्या होंगे, या आपकी सर्विस जो है, मेन सर्विस जो है, मेन एसेंस क्या है सर्विस का जो आपको डिफरेंशिएट कर रहा है दूसरे लोगों के साथ। सेकंड वी हैव प्राइस। प्राइस जो है हम एंड में ऐड करते हैं। ये जो है हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मार्केटिंग प्लान का, लेकिन हम प्राइस जो है हम अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में बनाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ ऐड करते हैं। अब प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंस क्या है उसके अंदर? कॉस्ट जो है उसके अंदर हमारा प्रॉफिट ऐड नहीं है, लेकिन प्राइस जो है उसके अंदर हमारा प्रॉफिट ऐड होता है। तो हम जो है अपनी कॉस्ट के बाद जो है उसमें फिर डिस्काउंट ऑफर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिस्काउंट ऑफर पहले से लगाएं। हम अपनी कॉस्ट देखते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, फिर उसके बाद ही लगाते हैं। उसके बाद हम जो है डिस्काउंट ऑफर लगाते हैं, ऑफर प्राइजेस लगाते हैं। अब जो स्टार्ट में बिजनेस स्टार्टअप लेते हैं, जैसे एयरलिफ्ट स्टार्ट हुआ था तो उसने हमें प्रमोशनल कोड दिए थे। अब वो पर राइड 100 रुपीज़ की थी, बट वो आपको 3 राइड्स फ्री दे रहा था। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि उन्होंने स्टार्ट में ही अपना बिजनेस जो था वो फ्री में दे दिया। तो दिस इज व्हाट इज प्रमोशनल एक्टिविटी। प्रमोशनल एक्टिविटी फ्री में नहीं होती। प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए आपको कंपनी को खुद से पे करना पड़ता है, और कंपनी जब खुद से कॉस्ट पे करती है तो कस्टमर्स गेन करती है। तो अगर आप कुछ पे कर रहे हो तो इन रिटर्न आप गेन भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप लूज कर रहे हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इज कि कस्टमर को रिटेन किस तरीके से करना है। यहाँ पे प्रमोशन का पॉइंट भी कवर अप हो गया। अब प्रमोशन किस किस तरीके से होती है? बिलबोर्ड्स के थ्रू होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, हमारे पास सोशल मीडिया है प्रमोशन करने के लिए। वी हैव लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस जिसके तरीके से हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आजकल, तो मतलब अगर आप एक जॉब का ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर अराउंड 1000 लोग होते हैं, 900 लोग होते हैं। अगर आपने उसके अंदर अपना बिजनेस का स्टार्टअप शेयर कर दिया तो कितने लोग आएंगे? बहुत सारे आएंगे।
मेरे पास जो है वो मल्टीपल जॉब के जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि मेरा एचआर का रिलेटेड काम है तो मैं बहुत सारे जॉब के ग्रुप में ऐड हूँ। तो आजकल मैं उसमें क्या चीज़ नोटिस कर रही हूँ, बहुत सारे वेबसाइट डिज़ाइनर्स, बहुत सारे एडोब इलस्ट्रेटर्स जो हैं हमारे पास, या वेब डिज़ाइनर्स जो है, उनकी पोस्ट आ रहे होते हैं दैट वी कैन डू दिस थिंग, इतना इतना चार्ज करेंगे, या आप हमसे अपनी वेबसाइट बनाएं, या आप जो है अपना बिजनेस ऑनलाइन करें। तो वो इस तरीके से जो है वो मार्केट की कंडीशन को समझते हुए अपना बिजनेस जो है वो पिच कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ऑथेंटिक ग्रुप्स जो हैं उनको सर्च आउट करें, उनको ज्वाइन करें। अब बहुत सारी लड़कियों को ये इशू होता है कि ग्रुप हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा नंबर जो उन 1000 लोगों के पास चला जाएगा, जाएगा, यकीनन जाएगा। लेकिन आजकल जो है ना, ये चीजें नहीं होती कि आपको जॉब के ग्रुप में से आपका नंबर निकाल के कोई आपको पर्सनली पिन करे। मेरे साथ ऐसा पर्सनली नहीं हुआ, हो सकता है कि आपके साथ करे, बट होता भी है तो प्लीज डील इट प्रोफेशनली। आईटी की मार्केट में बहुत सारी लड़कियां इन हैं, बहुत सारा स्टार्टअप ले रही हैं। यू कैन डू दिस टू। आई वुड अप्रिशिएट, आई एम लिटरली पर्सनली भी मैं प्रमोट करूंगी, अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए इन केस एनी व्यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट अपना स्टार्टअप लें। आपके पास इस वक्त मार्केट में बहुत सारा स्पेस है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स, जो आपकी स्ट्रेंथ है उन पर वर्कआउट करें और अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। लास्टिंग हमारे पास प्लेस है। अब प्लेस में आपके पास तीन चीजें आ रही हैं, मार्केट, चैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चीज कंफ्यूजिंग हो रही होगी। मार्केट हमने सेगमेंटेशन देख ली अपनी, जब हमने अपना सेगमेंट बनाया तो हमारी मार्केट क्लियर हो गई। कराची की सेगमेंट बना ली, यूथ देख ली। अब यूथ की मार्केट हमें कहाँ मिलेगी? अगर सर्विसेज का बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो बना दें, वायरल हो जाती है। टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज चल रही हैं आजकल। हम उसको एज एन एंटरटेनमेंट यूज करते हैं, बट कंपनीज जो है उसको एज एन प्रमोशनल एक्टिविटी यूज कर रही है। वो देख रही है कि वहाँ पे प्रमोशन ज्यादा है। यूट्यूब की जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है प्रमोशन। अगर हम उस पर एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो एडवर्टाइजमेंट हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। बट टिकटॉक इज समथिंग, बच्चे ओके, आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट एज फास्ट एज आई कैन विद इन लाइक 10 to 15 मिनट्स मोर। कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको क्लियरिफाई करूंगी, सो दैट इट्स क्लियर विथ यू कि हम एंड क्या कर रहे हैं अपना पॉइंट। ठीक है। सो वी कैन सी दिस प्लेस हमारे पास डिफाइन हो गई। हम प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए भी प्लेस डिफाइन करेंगे, हम किस तरीके से अपने बिजनेस को पॉइंट आउट करें या मार्केट में लेकर आए या उसकी एडवर्टाइजमेंट करें। एक चीज और हमारे पास आती है मार्केटिंग प्लान में, प्रोसेस। अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी कोई वेबसाइट है तो आपको अपना बिजनेस प्लान में प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस स्टार्ट टू एंड किस तरीके से होगा, आपके कस्टमर्स आपको कैसे अप्रोच करेंगे। अगर किसी को आपसे वेबसाइट बनानी है तो आपका इंटरफेस क्या है, कौन सा नंबर होगा जिस पे आपको इनबॉक्स करें, या कौन सी आपकी ईमेल एड्रेस है जिससे आपको अप्रोच करें। तो प्रोसेस भी आप उसको अच्छे से डिफाइन करें। Next we have here is financial feasibility. This is one important part. But financial feasibility आपको समझाने से पहले मैं एक जो है recommend करना चाहूँगी, जब कभी भी अपने business का या startup का financial plan बनाते हैं, please consult करें किसी accounts के बंदे को, या कोई experience हो। ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि आपको कोई friend जिसने अगर BBA सही से किया होगा तो उसको ज़रूरी परफॉर्मा बैलेंस शीट बनाना आती होगी। और अगर फाइनेंस का है तो देन देयर इज अ डबल स्टार, उनको बहुत अच्छे से बनाना आती है। तो अगर आप बनाते भी हैं तो आप उनसे क्रॉस चेक जरूर करवाएं, क्योंकि एक आम बंदा उस तरीके से काम नहीं कर सकता जिस तरीके से एक अकाउंटेंट प्रोफेशनली करता है। तो वो आपको सालों साल आपका एक प्रॉफिट पीरियड पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट गेन होगा या नहीं होगा। सो दिस इज हाउ परफॉर्मा बैलेंस शीट लुक लाइक। हमारे पास चार चीजें होती हैं, एसेट, लायबिलिटीज। दो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, लेकिन एसेट में हमारे पास करंट एसेट आते हैं, फिक्स एसेट आते हैं। लाइबिलिटीज में हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आती हैं, शेयर होल्डर इक्विटी आती है। तो इन टोटल ये हमारे पास चार चीजें बनती हैं। सो ये परफॉर्मा है। सो वंस यू आर गोइंग टू गेट दी प्रेजेंटेशन, या आप सर्च करते हो गूगल पे, यू आर गोइंग टू गेट मल्टीपल वेज आउट कि आप परफॉर्मा बैलेंस शीट किस तरीके से बना सकते हो, क्योंकि इसमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट यू हैव टू स्टडी इट। ये चीज़ मैं आपको ऑन दी स्पॉट नहीं समझा सकती कि बैलेंस शीट क्या होती है। यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ। इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि हमारी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में ये चीज़ इंक्लूड होती है। लास्ट वी हैव ऑपरेशंस प्लान।
हमारे पास सारी चीज़ें बन गई, हमारा बिजनेस प्लान एंड हो गया, सो वी हैव टू सी कि हमारा जो होगा बिजनेस रन किस तरीके से करेगा, हम अपने बिजनेस को ऑपरेशनल कैसे करेंगे इन लॉन्ग टर्म। इस डेट को मैंने स्टार्ट किया काम, इस डेट को जो है मैं अपना बिजनेस प्रमोशनल एक्टिविटी पे लाऊंगी, इस डेट को मैं जो है वो एडवर्टाइजमेंट दूंगी। सो यू हैव टू मेक अ थॉरो ऑपरेशन प्लान इन प्रॉपर वे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको एक वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लगता है या अपने बिजनेस को ऑपरेशन करने में कितना टाइम लगता है। सो या आई एम डन, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस वन बाय वन। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगी, और जो मेरे पास चैट में आंसर आए थे वो मैं भी आंसर कर देती हूँ। वी हैव अ क्वेश्चन हेयर, वीडियो कहाँ मिलेगी? यू विल गेट टू नो के अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि परफॉर्मा बैलेंस शीट या परफॉर्मा बैलेंस इनकम की जो है वो वीडियोस कहाँ मिलेंगी, सो यू कैन फाइंड इट आउट ऑन यूट्यूब, गूगल पे। अगर मेरे सेशन के वीडियो का पूछ रहे हैं तो वो सेशन की वीडियो आपको गाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में कि आपको वो किस तरीके से रिसीव हो सकती है। एनी अदर क्वेश्चन आप हैंड रेज कीजिए, सो मैं आपको अनम्यूट करूँ। मेरे पास 2 से 3 क्वेश्चंस पहले आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारा सेशन जो है वो बीच में इंटरप्ट हुआ था तो वो क्वेश्चंस मुझसे मिस हो गए। We have 50 questions here. Yes, Miss Maham Nas. Yes, Miss Maham. No, I just raised before. Hello. जी जी मिस। आपको कुछ कहना था? You raised your hand. नहीं नहीं, वो मैंने पहले हैंड रेज किया था फॉर योर ईमेल एड्रेस। Any other question you have, you can ask me right now. I'm available for next 4 to 5 minutes. मैं आपके जितने क्वेश्चन को आंसर कर सकी, I'm going to answer it. In the meanwhile, मिस वी हैव अ क्वेश्चन है, मैं रीड करूंगी ताकि जो भी क्वेश्चन है वो मैं आप सबसे कम्युनिकेट कर सकूं। क्वेश्चन ये है कि हम इन्वेस्टर्स कहाँ से ढूंढेंगे, क्या हमें इसके लिए बैंक जाना पड़ेगा या कोई कंपनी में जाना होगा या फिर कहीं बाहर से ढूंढेंगे? ठीक है, इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं ना, तो हम अपनी इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपने अपनी इंडस्ट्री ठीक से आइडेंटिफाई कर ली ना, तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि आपको उस इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स कहाँ मिलेंगे। तो इन्वेस्टर्स हम इस मिस तरीके से रमशा, आइडेंटिफाई करते हैं। यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा, जिसका ये क्वेश्चन था, आई जस्ट वांट टू आंसर वन मोर थिंग कि आप अगर जब इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंट एपटेक में भी कुछ ऐसे आई थी अपॉर्चुनिटीज जिसमें आपको एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो और डिफरेंट जो एजेंसीज हैं और वो आपको सपोर्ट करती हैं। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, स्टार्टअप प्रोग्राम के नाम से है, जिसपे हमारे काफी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। आपने अगर देखा होगा स्टार्टअप पाकिस्तान के नाम से वो चल रहा है, तो उसमें हमने अपने स्टूडेंट्स को कुछ एनरोल करा है, उनको प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये है कि आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती भी हैं खुद से भी, तो आप ये भी देखते रहें, अवेल करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन्वेस्टर, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, आई एम गोइंग टू सेकंड हर टोटली। अभी आप लोगों के पास जो है वो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आई है। तो यस मिस्टर जोसेफ, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड बोथ वीडियोस। मिस के एक्स स्टूडेंट को भी फैसिलिटेट किया जाएगा जाता है थ्रू एप्टिक। अगर आप हमारे ही स्टूडेंट हैं लाइक गार्डन सेंटर के या एनी ऑफ अदर सेंटर, आई बिलीव आप हमारे ही स्टूडेंट होंगे। यार, यू कैन कम। अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन कम एंड आपको जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। I'm going to continue with that questions. बैंक जाना पड़ेगा। बैंक हम तब जाते हैं जब हमें लोन चाहिए होता है। बैंक में हमें इन्वेस्टर्स इजीली नहीं मिलते। इन्वेस्टर्स हमें आउट ऑफ द बैंक ज़्यादा मिलते हैं, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आप लिंक्डइन ज्वाइन करें यार। मतलब लिंक्डइन का मिस माहम इज बीइंग नो, आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हुई आ रही हैं आपके हर सेशन में दैट लिंक्डइन ज्वाइन करें। वंस यू आर ज्वाइन लिंक्डइन, तो आपको लिंक्डइन पे पता चलेगा कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आप जो है अप्रोच करते हैं।
बैलेंस शीट कितने ईयर की होनी चाहिए? बैलेंस शीट जो है समीर अहमद शाह आपकी एटलीस्ट 3 to 5 ईयर की होनी चाहिए। बैलेंस शीट जब आप परफॉर्मा बनाते हैं, परफॉर्मा में आप नेक्स्ट 3 to 5 ईयर का जो है एस्टिमेशन रखते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट 1 से 1.5 साल के बाद होना स्टार्ट होता है। अब आप ये सोच के डिस्करेज नहीं हो जाइएगा कि 1 से 1.5 साल तक कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस करने का फायदा क्या। प्रॉफिट होता है बट मार्जिन टू मार्जिन होता है, इतना नहीं होता कि आप उसको जो है वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकें या उसको यूज कर सकें। तो यस, आई वुड सजेस्ट कि हमें जो सिखाया गया वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 to 5 ईयर की आपकी जो है वो बैलेंस शीट बनती है। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? आई बिलीव वी आर डन, नो मोर क्वेश्चंस। मैं आपको अपनी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर चुकी थी। मैं आपको दोबारा से भी बता देती हूँ, इट्स ramsha_ali@aptechgdn.net. You can email me here if you have any query. प्रॉफिट या लॉस का प्रोजेक्शन किया जा सकता है। एग्जैक्टली प्रॉफिट या लॉस का प्रोजेक्शन किया जा सकता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के साथ हमारे साथ एक और चीज़ बनती है, परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट। जब आप इन दोनों चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट और लॉस का प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दिस इज फॉर श्योर। आई बिलीव पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई पॉइंट होता है तो यू कैन ईमेल मी। आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग एंड आई होप कि आप लोगों को इसमें से बहुत सारी फ्रूटफुल चीज़ें मिली होंगी। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे जब सेंटर रीओपन होता है तो एक 1-to-1 मीटिंग रखें इस तरीके की, ताकि प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर हो सके। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे हियर।